जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं शानदार से प्रश्नों को। ये प्रश्न सभी के सभी आपको एनटीपीसी में जो हो रहे हैं उन्हीं के प्रश्नों को देखने को मिलेंगे और सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आने वाले एग्ज़ाम को भी ध्यान में रख के ये बनाए गए हैं कि एनटीपीसी के जो भी एग्ज़ाम अभी बाकी हैं जिन बच्चों को, तो उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि जितने अभी एग्ज़ाम हुए एनटीपीसी को उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रख कर ही ये जो है पूरी की पूरी क्लास जो है बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे ताकि आपके कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आप अटेंड कर सकें। आपकी नज़रों के सामने से कम समय में ज़्यादा प्रश्न गुजर सकें, इसलिए जो है ये जो है बहुत तेज़ी से हम आपको बताने वाले हैं। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2012, 2009, 2013 में या 2011 में। तो ये पारित हुआ था 2013 में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन की क्रमिंग जो है चेंज है, ये सी है यहाँ पर और ये भी मान लीजिएगा। तो 2000 आपको 13 में तो देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखना है कौन सा इसमें शब्द जो है नहीं है प्रस्तावना में। देखिए, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य या फिर फेडरलिज्म। तो देखा जाए तो इसमें आपको 3 तो हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, समाजवाद की बात की है और प्रजातांत्रिक गणराज्य की भी बात की गई है, लेकिन जो ये फेडरलिज्म है इसकी बात नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन संसदीय प्रकार की सरकार का एक लक्षण है? तो संसदीय प्रकार की सरकार का लक्षण बताना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन देखिए, कार्यपालिका न्यायपालिका को जवाबदेह है, या फिर कार्यपालिका विधायिका को जवाबदेह है, या फिर न्यायपालिका कार्यपालिका को जवाबदेह है, या फिर विधायिका जो है कार्यपालिका को जवाबदेह है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपको बी वाला ऑप्शन है, कार्यपालिका जो है वो विधायिका को जवाबदेह है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। तो ये जो है जो आपको वीडियो देखने को मिल रहे हैं ये बहुत तेज़ी से के साथ मैं इनका आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी अब एग्ज़ाम होंगे आपको उनके एनालिसिस जो है देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे आपको मैं पर डे कराता हूँ और उसके बाद आपको इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी धारा जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है? तो विशेष दर्जा कौन सी धारा प्रदान करती है? 270 है या फिर 368 है, 144 या 370। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो था यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 370। ये 370 अब जो है हट गई है, पहले ये 370 के माध्यम से ही धारा 370 के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो यहाँ पर अब यहाँ है के स्थान पे अब क्वेश्चन बनेगा तो क्या हो जाएगा, अब था हो जाएगा यहाँ पे। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष ये कब की गई थी? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 97वें संविधान संशोधन में बिल्कुल नहीं, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 65वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप जानते हैं कि ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की आयु को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में जब हमारा मूल संविधान की बात कर रहा है, जब संविधान बना था उस समय हमें कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त थे? तो हमें उस समय 7 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। तो यही हमारा बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हमारे पास हैं? तो मौलिक अधिकार अब 6 हो गए हैं, संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? तो आईपीसी की यहाँ धारा की बात कर रहा है कि कौन सा अनुच्छेद उसमें अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? 376, 377 या 370 या फिर 374। तो इसमें जो है जो 377 है यही क्या है हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है? तो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष पूछ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, उनमें सबसे
सही जो विकल्प है न्यायपालिका का अध्यक्ष, तो न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो राज्य सरकार का मंत्री रहने कितने समय तक रह सकता है अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है? तो देखा जाए तो 6 महीने, कोई समय सीमा नहीं है, 1 वर्ष या 3 महीने। तो इसका जो सही आंसर वो 6 महीने है। 6 महीने तक वो अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तब भी वो मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको किसी न किसी जगह उसको शपथ लेनी पड़ेगी, चाहे वो विधान परिषद हो या विधान मंडल। इसलिए निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसको कहा जाएगा इसको देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष अर्थात कहा जाए तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि जिस देश का कोई जो है क्या हो, धर्म ना हो, देखिए कोई विशेष धर्म ना हो, वो सभी धर्मों के साथ जो है समान व्यवहार रखता हो, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें देखिए धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, या सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य, एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, या फिर धर्म विरोधी राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही क्या हो जाएगा प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। धर्म के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से समझने वाला राज्य ही क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो संसद को नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, 8 या फिर 9। देखा जाए तो संसद को जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 11 में। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को, केवल सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, या फिर केवल उच्च न्यायालय को? तो ये कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। तो ये होते हैं मौलिक अधिकार के हमारे रक्षक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या मंत्रिपरिषद? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? इसमें बताइए कौन जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? विकल्प के अनुसार देखिए, मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची, नीति निर्देशक सिद्धांत, या फिर संविधान की प्रस्तावना। तो धर्मनिरपेक्ष की बात किसमें की गई है? ये की गई है प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में ही बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो संविधान की प्रस्तावना ही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा किस कह सकते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 71वें, 72वें, 73वें या फिर 74वें? तो पंचायती राज की बात कर रहा तो ये किया गया था 72वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो भारत में पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना था, क्या वो तमिलनाडु था, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो ये था कौन सा राज्य? ये था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था। अब कब बना था आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सीटें आरक्षित हैं? तो सीटें देखिए यहाँ पर आर्टिकल तो सेम है, लेकिन आर्टिकल के भी जो सब आर्टिकल होते हैं जैसे घात, था या फिफा या फिर धा, तो 243 तो सब में है, लेकिन घा में है कि था में कि फा में या फिर धा में? तो ये है 243 के घा में। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सीटों को आरक्षित किया गया है, इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं, अध्यक्ष भी लोकसभा के पद जो है उनका भी रिक्त हो या फिर और उपाध्यक्ष का भी पद जो है रिक्त हो अर्थात दोनों ना हो, तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन लिखा है सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, या फिर सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से
प्रथम सदस्य या फिर राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। तो इसमें विकल्प नंबर जो ए है वही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सदन द्वारा नामित सदस्य। तो सदन व्यक्ति का नाम जो है देगा वही करेगा अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसका है, ठीक है। तो विधि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, राज्यपाल या फिर ये सभी। तो ये मांग सकता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 143 के अनुसार आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है, एक सलाह कर सकते हो, परामर्श मांग सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है कि उसको वो माने। मानना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मांग सकता है, ठीक है, परामर्श ले सकता है, लेकिन उसको मानना वो तो उसके विवेक पर निर्भर करेगा। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को सदन के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो ये अधिकार प्राप्त है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है कि संसद का सदस्य अगर नहीं भी है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये संबोधित कर सकता है, स्पीच दे सकता है, कहने का मतलब। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 21। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो कौन सा ऐसा न्यायमूर्ति था, ठीक है, कौन सा ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के रूप में भी कुछ समय तक कार्य किया था। तो क्या वो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर थे, या फिर न्यायमूर्ति एच कानिया थे, या फिर न्यायमूर्ति PN भगवती थे, या फिर न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। तो जैसा कि जानते होंगे आप, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ समय तक ये राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। तो कितने प्रतिशत मत उसके लिए अनिवार्य हैं, 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 4%, अर्थात 4% उसको मत जो है पाना अनिवार्य होगा, तभी उसको उस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की संज्ञा मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन है 23। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इनका कार्यकाल 3, 4, 5 या 6 वर्षों का। तो इनका जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्षों का होता है, महालेखा परीक्षक का। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त GV मावलंकर थे, या T स्वामीनाथन थे, या फिर KVK सुंदरम थे, या फिर सुकुमार सेन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सुकुमार सेन, ये क्या थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज पूछा जा रहा है कि कितनी होती है, 62, 65, 68 या 70। तो इनकी रिटायरमेंट की आयु कितनी है, ये 65 वर्ष है। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको पर डे हर सब्जेक्ट के जो है टॉप जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे, और एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो आने की संभावना भी है। इसीलिए इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, और जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। तो बताना है आपको, बताना है कि पंचशील के जो सिद्धांत थे तो उनका प्रस्तावक कौन था। महात्मा गांधी थे, या फिर महात्मा बुद्ध थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो कौन था जी, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है। तो NIC का अध्यक्ष पूछा रहा है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो NIC के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी पूछा जा रहा है, याद रखिएगा।
बी आर अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद थे या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद जो सिन्हा थे ये तो अस्थायी थे, अस्थायी थे, और गांधी जी तो कुछ थे भी नहीं, ये तो कोई सदस्य नहीं थे संविधान सभा में। राजेंद्र प्रसाद ये थे अस्थायी, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बी आर अम्बेडकर ये क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैंने अभी बता दिया आपको। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी मैंने आपको इसका आंसर जरूर बता दिया है, फिर भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन है। बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी एन राव। तो कौन है जी, ये हैं बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर इसका क्या है एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो बी आर अम्बेडकर को, बी एन राव, के एम मुंशी या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो ये किया गया था बी एन राव को। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव बताना किसने प्रस्तुत किया था। सच्चिदानंद सिन्हा थे, वल्लभ भाई पटेल थे या राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। तो यहाँ बताना पारित कब किया गया था, लागू की बात नहीं कर रहा, यहाँ पूछ रहा पारित कब किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, पारित का मतलब बनकर तैयार। ठीक है, तो कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू किया हुआ। तो पूर्णतः यहाँ पे अब लागू की बात कर रहा है, किस दिन लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। तो ये 26 जनवरी 1950 को जो क्या हो गया था, हमारा संविधान पूर्णतः जो है लागू हो गया था। तो आप विकल्प को भी ध्यानपूर्वक देखकर ही टिक कीजिएगा। वह राज्य जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या निर्वाचित लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जैसा कि जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पूछा जा रहा है दूसरे नंबर पे कौन है, कौन सा राज्य जो दूसरे नंबर पर है लोकसभा की सीटों के मामले में। तो बिहार है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो जैसा जानते हैं कौन सा राज्य है, ये है महाराष्ट्र। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितनी सीट है लोकसभा की महाराष्ट्र में। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो बताना है यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। तो ये क्या लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्यों द्वारा, दोनों सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है उसको चुनते हैं, या फिर राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर सीधे जनता के द्वारा। तो अगर लोकसभा का अध्यक्ष है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या फिर संशोधन प्रक्रिया को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, प्रस्तावना और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 को किसने कहा था, अंबेडकर जी ने कहा था। लेकिन अगर आत्मा की बात की जाए तो ये प्रस्तावना होगा, कि प्रस्तावना को जो है आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। बाकी संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से कौन सी विशेषता ली गई है, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य तो रूस से लिए गए हैं और मूल अधिकार यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। तो ये जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से ली गई है, ये इंग्लैंड से। अब संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि संघीय प्रणाली हमारे भारतीय संविधान में विशेषता है कहाँ से ली गई है संघीय प्रणाली की।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो यहाँ बताना है संघ में शामिल राज्य और संघ की बात, ठीक है, राज्य और संघ की बात किस अनुसूची में की गई? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ में? जैसा कि जानते हैं प्रथम में की गई है। पहले अनुसूची में ही संघ और राज्य की बात की गई है, अनुसूची की बात कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो अनुसूची बताना है कौन सी अनुसूची, जैसे 12 मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान समय में 12 हो गई हैं। तो इसमें देखा जाए भाषाओं का उल्लेख 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं में दल बदल है, 9वीं में पंचायत है, और भाषा का बात किस में की गई है? 8वीं में की गई है। और 7वां कमेंट करके आप बताएंगे, एक आपके लिए है कि आप बताइए किसमें 7वीं क्या किसकी बात की गई है? 7वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? अभी आपको मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ये इसका आंसर बताया कि दल बदल किस में है, ठीक है, जस्ट उल्टा बताया था मैंने कि 5वीं, 6वीं, 8वीं या फिर 10वीं। 8वीं तो वही भाषा बताया, और 5वीं, 6वीं में क्या बताया गया है? जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है कि 5वीं में और 6वीं में जो विशेष राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, इनकी जनजातियों के बारे में। तो दल बदल की बात किस में की गई है? 10वीं में। अनुसूची 10 में क्या बताया गया है? दल बदल के बारे में बताया गया है। तो दल बदल की बात अनुसूची 10 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो पंचायती राज की बात कर रहा है कि पंचायती राज किस अनुसूची में है? 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं या 11वीं में है? 8वीं भाषा है, 9वीं में पंचायत, 9वीं में कहा गया है भूमि सुधार से, और 10वीं में अभी बताया दल बदल। तो पंचायती राज की बात किस में की गई है? ये की गई है 11 में, ठीक है। तो किस में की गई है? 11 में पंचायती राज की बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो ये सबसे पहले जब हम संविधान का पहले अनुसूची पढ़ते हैं तो यही सब उसमें भी लिखा होता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। तो अनुच्छेद फर्स्ट, ठीक है, तो पहला अनुच्छेद ही हमें यही बताता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात देखिए 31 में, इसमें संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया। 36 में बताया गया है राज्य के बारे में। 38 में नहीं, 51 में है, ठीक है, किस में है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में इसकी बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात। और 38 में आप कमेंट करके बताइए कि 38 में क्या, अनुच्छेद 38 में क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करना है तो कौन सा आर्टिकल बताता है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 123 में, या फिर अनुच्छेद 124 में? तो वो जो विकल्प नंबर हमारा सी है 1, 2, 3, अर्थात 123 में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत ही अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 45, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को, तो भारतीय संघ में अगर किसी राज्य को सम्मिलित करना है तो ये अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, संसद, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? तो ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास, ठीक है। तो संसद चाहे तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित कर सकती है, ये अधिकार उसके पास है। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था गठित? 1953 में गठित हुआ था, और इसके बताना है कि अध्यक्ष उस समय किसको बनाया गया था? तो क्या ये न्यायमूर्ति फजल अली थे, वल्लभ भाई पटेल थे, BR अम्बेडकर थे, या फिर KM मुंशी थे? तो ये न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है। तो फजल अली आयोग भी इसे कहा जाता है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 47, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? जस्ट अभी मैंने बताया कि पुनर्गठन कब हुआ था, सन इसमें पूछा गया है वर्ष 1947 में, 1952 में, 1953 या 1956 में? तो अभी आपको बताया था कि इसका गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 1953 में। और अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले
कौन सा राज्य बना था? हरियाणा, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो कौन सा बना था? ये बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बना था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन 49, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने नियम बताए गए? 5। पहला है कितने तरीके से बताएं? 5 तरीके से। पहला जन्म से, दूसरा वंशानुक्रम से, तीसरा देशीयकरण से या फिर इन सभी से? तो इन सभी से है। और 2 तरीके और बताए गए हैं। तो 3 तरीका यहाँ पे लिखा है, इसको याद कर लीजिए। जन्म से, वंशानुक्रम, देशीकरण। ठीक है, तो ये 3 हैं। अब 2 आप कमेंट करके बताइए। एक मैं और बता दे रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5वां आप बताइए कि 5वां तरीका कौन सा है? भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता को अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर छीनने के कितने तरीके बताए गए हैं। ठीक है, अगर भारतीय नागरिकता किसी से छीनी जाए तो वो कितना तरीका, कौन सा तरीका है? नागरिकता का परित्याग करने से, क्या भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिया जाए तो यहाँ की नागरिकता चली जाएगी, या फिर सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से? तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं कि अगर नागरिकता का परित्याग कर दिया जाए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या फिर सरकार छीन ले हमसे। ठीक है, या अन्य देश की नागरिकता अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे मतलब भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो उपरोक्त क्या है इसमें भी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो इस प्रकार आपके सामने 50 शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिले आज। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आपको लगातार जो टॉप क्वेश्चन है वो देखने को मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।